हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था कि केवीएस ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जो है अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो आपके कई सारे प्रश्न जो पहले थे कि बीएड को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के, और भी जो क्वेश्चन हैं वो सब जो है इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन से आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पहला जो नोटिफिकेशन होता है वो तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है। अब डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है, क्या कंडीशन रहेंगी कि एज लिमिट की या एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो मैं एक के बाद एक कवर करता चलूँगा। तो एक छोटा सा वीडियो जो है इस नोटिफिकेशन के हाईलाइट्स पे हो जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैं आपको जो है लिंक दे दूँगा। तो वो लिंक में आपको जो है नोटिफिकेशन ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं नोटिफिकेशन में, पहली बात तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, जो जगह जगह कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एक तो ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसी तरह से देखते चलेंगे हाईलाइट हाईलाइट। इसमें ये आपका वैकेंसी का वो आ गया कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो जनरल में कितनी है, ठीक है, 2599 है। ओबीसी में 1731 है। एससी की 962 है। एसटी की 481 है। ईडब्ल्यूएस की 641 है। टोटल मिला के 6414 वैकेंसी है, जिसमें ठीक है ये जो विकलांग हैं, दिव्यांग पर्सन है, उनकी हैं, विजुअल हैंडीकैप की और ओएच की, और एचएच में 0 है। तो ये सब क्राइटेरिया दिया गया है। इसके अलावा जो है अनरिजर्व कैटेगरी बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, और डिसेबिलिटी जो है आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पोस्ट ओ ए बी ए ओ एल ओ ए एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ए वी। ठीक है, ये सब इनके जो फुल फॉर्म है वो सब यहाँ पे दी गई हैं। इनका क्या मीनिंग है वो सब आप पढ़ सकते हैं। ओ एच मीन्स ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, वी एच मीन्स विजुअली हैंडीकैप्ड। तो ये सब आप यहाँ ज़रूर देख लेंगे, है ना। तो अब आगे हम चलते हैं। उसके बाद जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो तो जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के, तो सेंटर का रिजर्वेशन सभी के लिए लागू होगा, है ना। और वुमेन कैटेगरी के लिए भी जो भी सरकार के रूल हैं, एक्समैन सर्विस के और एससी एसटी ओबीसी के आगे भी वो दिए हुए हैं। ठीक है, जितना जनरल एक्सेस होता है। अब कुछ लोगों को जो है इस बात का ज़्यादा वो रहता है कि पे ग्रेड क्या होता है। तो लेवल 6 में है, ठीक है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी। तो वो पहले सबसे पहले पूछते हैं कि, तो ये बेसिक पे होता है। ठीक है, 25,400 से बेसिक पे स्टार्ट होता है। इसमें डी ए टी ए भी सब लगता है। तो ये अराउंड जो है, ये आज की कंडीशन में जब 38% के आसपास जो है डीए है, तो ये बन जाएगा आपका सैलरी जो है करीब करीब, ठीक है, 55-60 हज़ार के आसपास फर्स्ट सैलरी जो बनेगी। 55,000 के आसपास आप सीधे सीधे मान के चलें कि वो फर्स्ट सैलरी, उसमें से फिर एनपीएस वगैरह काट दो तो इन हैंड 50 के आसपास बनेगी। तो अगर जिनको सैलरी का वो रहता है तो ये ठीक है, मैंने बता दिया है, ऐसा कोई ज़्यादा वो इशू वाली बात है नहीं। ठीक है, आपको एक ध्यान देनी है, एज लिमिट ठीक है 30 है। ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। और इसमें आगे जाके इन्होंने क्लियर भी किया है कि 26 दिसंबर 2022 जो है कट ऑफ डेट है। 26 दिसंबर 2022 आपका जो है वो कट ऑफ डेट रहेगा। अभी ये मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ठीक है, इसका मतलब कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 26/12/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके बीच बीच में आपका जो है 26/12/1992 से पहले अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है जनरल कैटेगरी में, फॉर जनरल कैटेगरी, है ना। उसके बाद अगर वो ओबीसी का रिजर्वेशन या एससी एसटी का रिजर्वेशन, तो वो 3 साल 5 साल वो इतना और बढ़ जाएगा, तो उनका और उतना पीछे चले जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1992 से पहले का, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो 30 साल का इसमें एज लिमिट जनरल के लिए है। उसमें फिर एस सी एस टी का रिजर्वेशन वो सब जोड़ देंगे, ओबीसी का। तो अब बात आ जाती है कि कौन कौन फिल कर सकता है इसका फॉर्म। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के बाद जिन्होंने डीएलएड किया है और 12वीं में 50% हो और डीएलएड किया है, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने 4 साल का बीएलएड किया है, 12वीं के बाद 4 साल का बीएलएड, वो भी एलिजिबल है। फिर
12वीं के बाद 50% के साथ स्पेशल एजुकेशन में जो DLED किया है वो भी एलिजिबल है। ग्रेजुएशन के साथ 50% मार्क्स और B.Ed वो क्वालिफाई करेंगे, यानी ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है, और B.Ed किया हो तो, और जो NCT अप्रूव्ड वाला B.Ed है वो है ना, सभी का जो B.Ed है वो NCT अप्रूव्ड ही है मोस्टली, तो NCT अप्रूव्ड जिन्होंने B.Ed किया है। अब सभी को एक चीज़ और देखनी है कि CTET का पेपर 1 पास होना चाहिए, है ना। CTET का जो पेपर 1 है वो सभी का क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ तक कोई जो भरेंगे उनका पेपर 1 पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, और बाकी जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम में अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश, और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज एक डिज़ायरेबल है, बाकी इसेंशियल नहीं है ना, हो तो ठीक है। ये नहीं है कि किसी को आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। डिज़ायरेबल वाली जो चीज़ें हैं वो इसेंशियल में नहीं आती हैं ना, हो तो ठीक, ना भी हो तो भी ठीक। अब B.Ed पे एक कंडीशन है जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब वैकेंसी आने का शॉर्ट नोटिस आया था तब भी बताया था। कंडीशन यही है कि B.Ed का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस का जो भी डिसीजन रहेगा उसके बेस पर ही जो है ये ज्वाइन कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ भी ये भी बता दिया है कि इस आधार पे अगर उस केस में कुछ डिसीजन ऐसा होता है कि B.Ed बाहर होता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कभी हो, ठीक है, अगर उसमें बाहर भी होता है अगर B.Ed, तो फीस रिफंड नहीं होगी, है ना, ये कुछ लिख दिया है। बाकी इस बात से मुझे लगता नहीं है किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, जो B.Ed है उनको अप्लाई करना ही है, BTC भी जो है उनको सबको अप्लाई करना ही है, और CTET क्लियर होना चाहिए। तो ये सब आपका स्टेट का नहीं चलेगा, कोई पूछ रहा है यूपी टेट पास हैं हम, CTET पास नहीं है, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। यूपी टेट या HTET या आपने कोई भी और स्टेट का कोई टेट पास किया है वो नहीं, CTET पास होना चाहिए, तो KVS में CTET ही चलेगा। और रिजर्वेशन की बात, जैसे SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो 30 साल अगर जनरल का ही तो 35 साल का हो जाएगा इसमें। OBC का 3 साल का होता है। वुमेन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 40 तक हो जाएगा उनका, ठीक है। KVS एम्प्लॉय के लिए एज कोई बार नहीं है अगर आप KVS के एम्प्लॉय हैं पहले से। और इसके अलावा जो है कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 3 साल की सर्विस रह चुकी है तो वो जनरल में 5 साल मिलेंगे, OBC में 8 साल मिलेंगे, और जो है SC ST में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा फिर उनको। इसके अलावा ऐसे ही जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते थे, ठीक है, एक एक 80 से लेकर के 31/12/89 तक उनको 5 साल का रिलैक्सेशन। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी में 15 साल, 13 साल और 10 साल का रिलैक्सेशन, ये सब क्राइटेरिया होता है। ये आपको एक्स सर्विसमैन का जो है ग्रुप A की पोस्ट के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन OBC में 8 साल ग्रुप A की पोस्ट के लिए, ठीक है, 3 ईयर उनका OBC का और 5 साल एक्स सर्विसमैन का। इसी तरह से SC ST में एक्स सर्विसमैन का 10 साल हो जाएगा, ठीक है, और जनरल में B और C कैटेगरी का जनरल का उनको भी 3 साल का मिलता है एक्स सर्विसमैन का, तो ये हो गया। और एक्स सर्विसमैन OBC ग्रुप BC, तो इनको 3+3 जो है ये 6 साल का, और एक्स सर्विसमैन SC ST ग्रुप B और C 3+5 8 साल का हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन थी। इसके बाद जो एज लिमिट की कट ऑफ डेट मैंने बताई थी, देखो ये कट ऑफ डेट यहाँ पे दी हुई है ना, आप देख सकते हैं 26/12/2022। तो एज की जो कट ऑफ डेट है वो ये रहेगी, ये जनरल के लिए है ना। अब इसी से फिर जो है आप बाकी की जो है एज क्राइटेरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये 26/12/2022 डेट से आपको एज कैलकुलेट करनी है कि इस दिन आपकी कितनी एज हो रही है, उस हिसाब से जो है फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। OBC में ये और सब रिजर्वेशन के EWS के जो लिमिट होती हैं वो EWS बनवाने के लिए भी आपको पता होंगी सब, तो किस तरह का कौन सा क्राइटेरिया होता है, तो वो सब चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रहेंगी, जैसे कैसे EWS बनता है उसका क्या क्राइटेरिया है, OBC के सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मोड ऑफ सिलेक्शन को देख लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा कि पहले तो हमारा एक रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्लास डेमो या जिसे इंटरव्यू कह सकते हैं वो होगा, तो इसके बेस पर जो है सिलेक्शन होगा। और ठीक है, तो ये रहेगा क्राइटेरिया।
और फिर हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है ना। तो आपका जो है रिटन एग्ज़ाम है और एक इंटरव्यू है। फाइनल लिस्ट बाद में आएगी, जो उसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों जो है वो कंसीडर करके फाइनल लिस्ट मेरिट बनती है। तो उसमें जिसका नाम होगा वो सेलेक्टेड होंगे कैंडिडेट, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, कहाँ होगा, उनकी लिस्ट ये सब दे रखी है। कब कंडक्ट होगा ये नहीं बताया एग्ज़ाम की डेट अभी, बट ये कहाँ कहाँ होंगे वो स्टेट वाइज जो है सेंटर्स आपको दे दिए गए। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपने सेंटर्स जो है इनमें से जो है चूज़ कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना आप प्रेफर करेंगे। तो ये सब उसकी लिस्ट है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आप अपने एरिया वाइज देख लीजिएगा। तो इसके बाद ये तो हो गया कि CBT के लिए है ना एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो CBT के लिए आपको चॉइस करना है फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी एंड थर्ड सिटी। तो आप चॉइस कर लेंगे, उसमें उन्हीं में आपका जो है सेंटर बनाया जाएगा। अगर वहाँ नहीं जगह रहती है तो फिर कहीं और, ठीक है। तो उस सर्कमस्टेंसेस में वो चेंज भी किया जा सकता है। और स्क्राइबर की फैसिलिटी वही जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले होते हैं या 40% और उससे ज़्यादा, तो उनको स्क्राइबर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सब फ़ोटो वगैरह के बारे में दिया गया है, कैसे आपको फ़ोटो वगैरह लगाने। तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ लेना है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड वाले जो सारे बिंदु आते हैं वो सब है। और सिलेबस भी जो है ये बता दिया है, देखो अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो स्कीम और सिलेबस जो है ये आर अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट अंडर द अनाउंसमेंट सेक्शन। तो यहाँ से आपको मिलेगा सिलेबस, और वहीं से सिलेबस को लेकर के और अवेलेबल इन सब हेड एम्प्लॉय नोटिस। और यानी सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया, पिछला ही सिलेबस शायद रहेगा, ठीक है। और एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से सिलेबस को निकाल करके मैं भी जो है आपके लिए एक छोटा वीडियो ले आऊँगा, पुराना वाले सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे जो पहले से रहता है। और अगर कुछ नया डालते हैं तो वो आप देख लेंगे, है ना। वो भी मैं ले आऊँगा, कोई उसकी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये वेबसाइट से ही मिलेगा, सिलेबस वहीं आने वाला है, शेड्यूल भी वहीं आएगा, एडमिट कार्ड भी आपके इनकी वेबसाइट पे आएंगे kvssangathan.nic.in पर ही। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई दी हैं। अब इसमें ऐसी कोई बात जो है रहती नहीं है। अप्लाई कैसे करना है ये आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके पास ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए जिसको आप एंटर करेंगे, अपना ही होना चाहिए, है ना, किसी और का मत यूज़ करना, तो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर की फ़ीस क्या है भाई, देख लो, फ़ीस 1500 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। अच्छी खासी बढ़ा दी है, पहले शायद 1000 हुआ करती थी और पिछली बार 1000 थी, अब 1500 हो गई है। और आपको नाम वगैरह भरना है, जैसा कि आपके 10वीं की मार्कशीट वगैरह में है, वो सब उसी तरह से आप फॉर्म भरेंगे जैसे अच्छे से आप भरते हैं। तो फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है ना। और 10 बजे से 5 तारीख को फॉर्म चालू हो जाएंगे और 26 तारीख की रात 12 बजे तक जो आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद जो है वेबसाइट पर ही बता दिया जाएगा एग्ज़ाम कब होगा। तो ये सब के लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहना ही है, वो तो आपको समय समय पर बता दिया जाता ही है। और कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है नहीं जिसको शायद मैं डिस्कस करूं। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देखता जा रहा हूँ, है ना। तो ये सारा नोटिफिकेशन PRT वाला हो गया हमारा। तो KVS का जो PRT वाला नोटिफिकेशन था वो तो क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल घर पे ही था तो अभी डिस्कस कर लिया, क्योंकि अभी आया था सुबह एक वीडियो, फिर शायद TGT वाले वीडियो, TGT का KVS का और PGT वाला जो आया और अदर पोस्ट का जो है उस पर एक वीडियो बना दूंगा, उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसमें। और अभी PRT वाले का ये हो गया है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।